पार्टी के उसूलों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन आखिर सियासी जो उठापटक है, वो समाधान वाले जो भी निकाले जा रहे हैं, ये किस दिशा में जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। एकनाथ शिंदे दरअसल वो नेता हैं जिन पर बाला साहेब की छाप रही। वो बाला साहेब के ब्रांड हिंदुत्व वाली राजनीति में यकीन रखते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में किया भी। और महाराष्ट्र का ठाणे इलाका एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा। लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, हमेशा शिंदे के उम्मीदवार की वहां जीत हुई। उद्धव के बाद शिवसेना में दूसरा नंबर एकनाथ शिंदे का ही अब तक माना जाता था। तो अचानक से एकनाथ शिंदे का शिवसेना से आखिर मोहभंग हो गया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि शिंदे बाला साहेब के विचारों वाली शिवसेना से दूर भागने लग गए? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाला साहब के हाथों राजनीति का राज तुला। बाला साहब की छत्रछाया में सियासी सफर की शुरुआत। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन यही एकनाथ शिंदे शिवसेना के समानांतर ऐसी शिवसेना खड़ी कर देंगे जहां उद्धव ठाकरे भी असहाय नजर आएंगे। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में शिवसेना के बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया है। सर, अभी आपके पास कितने एमएलए की संख्या है फिलहाल? हमारे पास 46 प्लस है। सर, क्या इस बारे में कोई बीजेपी से कोई बात हो पाई है इसकी आपकी? इसके बारे में किसी के साथ हमारी बातचीत नहीं है। सिर्फ हमारे जो 46 विधायक है जी, वो हमारे साथ है। और हिंदुत्व की जो बात है, बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सर, आपके 44 लोगों में से सर कितने मंत्री हैं, कितने शिवसेना के लोग हैं? 6 मंत्री है। 6 मंत्री। सर, निर्दलीय कितने हैं फिलहाल? 6 मंत्री है। निर्दलीय लगभग 7-8 होंगे, 5-6 होंगे। एकनाथ शिंदे ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए दावा किया कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है, जिनमें निर्दलीय विधायकों के साथ साथ शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 46 विधायकों का साथ है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना और इसकी चिट्ठी भी राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को भेज दी है। सुबह सुबह गुवाहाटी के होटल से एकनाथ शिंदे और दूसरे बागी विधायकों की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें शिंदे समेत कुल 35 विधायक दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या और बढ़ सकती है। दोपहर बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल 4 और बागी विधायकों को गुवाहाटी लेकर पहुंच चुके हैं। विधायकों का नंबर गेम अभी बदलता रहेगा, लेकिन सवाल है कि इतने बागी विधायकों का एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। बागी विधायकों की जितनी संख्या एकनाथ शिंदे के साथ है, उससे ये तो तय है कि उद्धव की सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने की स्थिति में संभावना ये बनती है कि शिंदे बीजेपी के साथ आए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। तीसरी संभावना ये कि शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी उनका समर्थन करे। चौथी संभावना ये, लेकिन मौजूदा हालात में गुंजाइश कम है, ये विकल्प की बागी एकनाथ शिंदे का ऑफर उद्धव मान लें और बीजेपी के साथ सरकार बना लें। शिंदे की कोई भी मंशा तभी कामयाब होगी जब उनके पास शिवसेना के 37 विधायक होंगे, क्योंकि अगर 37 शिवसेना के विधायक शिंदे के पाले में रहेंगे तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उन्हें विधायक पद से हटाया नहीं जाएगा। 37 के मैजिक फिगर को हासिल करने के बाद ही एकनाथ शिंदे अपनी किसी भी मांग को मनवा पाएंगे और अपनी पसंद का विकल्प चुन पाएंगे। गुवाहाटी से निबे डेका और मुंबई से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल शिवसेना में संजय राउत का राजनीतिक कद पिछले कई सालों में कई गुना बढ़ा और सीएम बनने के बाद से उद्धव का भरोसा भी संजय राउत पर पहले से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना के अंदर जो फूट हुई है, उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा संजय राउत को माना जाता है। ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में एक संजय थे, जो धृतराष्ट्र को महाभारत की हर कहानी का आंखों देखा हाल सुनाते थे। अब कलयुग में एक संजय हैं, जिन पर आरोप की महाराष्ट्र की महाभारत की शुरुआत इन्हीं की वजह से हुई है। ये संजय हैं शिवसेना सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत। शिवसेना
खत्म करने का इन्होंने सुपारी लिया था। आज तो खुश होगा कि जो मैं सुपारी लिया मैं सक्सेस हो गया। इस प्रवृत्ति का आदमी है, इस स्वभाव का आदमी है वो, मैं जानता हूं उनको अच्छा तरह से। कभी शिवसेना में रहे नारायण राणे अब बीजेपी में हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। महाराष्ट्र में फूट के पीछे नारायण संजय राउत को ही जिम्मेदार मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। 2019 में यही संजय राउत जो शिवसेना को किसी भी कीमत पर सत्ता दिलाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, अब कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं और तमाम बड़े राजनीतिक फैसलों में उद्धव ठाकरे संजय राउत की राय जरूर लेते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि संजय राउत ही शिवसेना के आए भूचाल के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के बागी विधायक सबसे ज्यादा संजय राउत से जुड़े हुए हैं। शिवसेना में फूट के पीछे उद्धव के फैसलों में राउत की दखल को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। संजय राउत का पार्टी में बढ़ता दबदबा शिवसेना के नेताओं की आंखों में खटक रहा था। पिछले साल जब उद्धव ठाकरे बीमार थे, तब पार्टी से जुड़े ज्यादातर फैसले संजय राउत ही लेते थे। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। संजय राउत पेशे से पत्रकार रहे हैं। पत्रकारिता करते करते वो पहले बाला साहेब के सिपहसालार बने और शिवसेना के मुखपत्र सामना से जुड़ गए। जब उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बने तो संजय राउत उनके सबसे खास रणनीतिकार बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो संजय राउत ने कह दिया वो उद्धव ठाकरे ने कह दिया। शिवसेना की आइडियोलॉजी जब बनी और शिवसेना स्थापना हुई, जब ये था क्या, ये सामना जब ही निकला ना, जब ही वो संपादक करके आया, नौकरी के लिए आया, शिवसेना का आइडियोलॉजी इन्होंने कभी फॉलो की? बाला साहब जी विचार, बाला साहब कभी भी हिंदुत्व छोड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं भागते थे, नहीं जाते थे, नहीं स्वीकार करते थे। इसको क्या मालूम है आइडियोलॉजी? ये तो कमाने आया है, नहीं तो उनको क्या पगार था, सैलरी क्या था यार। शिवसेना 2004 से लगातार उन्हें राज्यसभा भेज रही है। 2019 में जब बाला साहेब ठाकरे पर फिल्म आई थी तो उन्होंने ही फिल्म प्रोड्यूस की थी। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी से मंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे की सहमति नहीं बन पाई थी, तब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को ही अपना दूत बनाकर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करने के लिए भेजा था। तब संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन की बात की थी और दोनों दलों को उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी कर लिया था। जो विघ्न आए थे 10-15 दिन में सरकार बनाने के लिए, वह विघ्न नहीं है। मुझे लगता है, मैंने जो पहले भी कहा है कि दिसंबर 1 वीक तक महाराष्ट्र में एक पॉपुलर सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का शपथ लेगा। हाँ, कल दोपहर तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा और दिसंबर 1 वीक तक सरकार बनेगी। बीते 2.5 साल में शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में संजय राउत ने मुखर होकर कई बार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस प्रकार की है, राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता की अगर कोई बात करता है तो वो उनको समझ में नहीं आती। एक जात और एक धर्म का राजनीति करने वाले लोग हैं। मोदी सरकार पर तीखे प्रहार के कारण ही शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरी और बढ़ी। इसी दूरी के कारण ही 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा, जो आज तक नहीं जुड़ सका। अब शिवसेना में आए सबसे बड़े संकट के लिए संजय राउत को जिम्मेदार माना जा रहा है। देखना होगा कि इस बार संजय राउत महाराष्ट्र की महाभारत को खत्म करने में क्या रोल अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।